हेलो दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वनस्पति विज्ञान के एमसीक्यू को पढ़ाने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, वंशागति इनहेरिटेंस के नियमों का अध्ययन किसमें हम करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी। दूसरा क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन हम किसका करते हैं? तो हो जाएगा शैवाल। तीसरा क्वेश्चन, तय में लंबाई में वृद्धि होती है किसमें? तो इसका सी आंसर हो जाएगा शीर्षस्थ व अंतर्पृष्ठ विभज्योतक दोनों के विभाजन से। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सजीवों का प्रमुख लक्षण है। सजीवों का प्रमुख लक्षण जो है वो है जीव द्रव्य। पांचवा क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के पिता कौन है? हो जाएंगे थियोफ्रास्टस। छठा क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की किस शाखा में सब्जियां वेजिटेबल्स प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑलरीकल्चर। और सातवां क्वेश्चन, प्लांट यानी पादप तथा जंतु यानी एनिमल में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका मुख्य अंतर जो होता है वह पोषण से रिलेटेड होता है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका हो जाएगा लैमार्क और ट्रेविरैनस ने इसका सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं किसकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम या तारककाय के कारण। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है, पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? इसका हो जाएगा सी नंबर, दोनों दिन रात श्वसन करते हैं इसलिए ये एक समानता है। उसके बाद आपको पता होगा श्वसन में दोनों जीव जंतु और पादप दोनों CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, पादप तथा जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर जो है वो क्या है? तो इसका हो जाएगा पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में हम करते हैं? इसका आंसर हो जाएंगे फैनडोगेम्स हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बाह्य जीव विज्ञान यानी एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन हम किसका करते हैं? इसका हो जाएगा अन्य ग्रह पर जीवन जो है उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। उसके बाद एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन हम करते हैं घासों का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, अब तक ज्ञात पादपों की संख्या जो है वह लगभग कितनी है? हो जाएगा 34,03,225, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में अच्छी नस्लों तथा अच्छे बीजों का अध्ययन हम करते हैं? ये हो जाएगा पादप प्रजनन विज्ञान में। निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? ये हो जाएगा उत्सर्जित तंत्र, पादप में उत्सर्जित तंत्र नहीं पाया जाता है। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में अध्ययन करते हैं हम किसका? तो इसमें हम करते हैं अध्ययन पादपों का, संपूर्ण अध्ययन हम करते हैं इसमें। उसके बाद 19वां क्वेश्चन जो है वो है, गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत करते हैं? हो जाएगा इसका कोशिकीय वर्गीकी विज्ञान के अंतर्गत यानी साइटोटैक्सोनॉमी। उसके बाद पादप प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? ये हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय भी हैं, यूकैरियोटिक भी हैं और प्रकाश संश्लेषी भी हैं। इसका एग्जाम्पल यूग्लिना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे क्वेश्चन पूछता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 6 जगत पद्धति में मोनिरा जगत को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? ये हो जाएगा 22 नंबर। इसका हो जाएगा यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? ये तो सबको पता ही है होगा। इसका क्या हो जाएगा? मोनिरा, प्रोटिस्टा और कवक प्लांटी एनिमेलिया। ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। उसके बाद 24 नंबर है, अब पंख फफूंदी यानी स्लाइम मोल्ड को 5 जगत पद्धति वर्गीकरण में किस जगत में रखा गया है? इसका हो जाएगा प्रोटिस्टा में इसको रखा गया है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, भारत के किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिया पैलियोबॉटनी। कौन है ये? तो ये हैं हमारे प्रोफेसर बिरबल साहनी। प्रोफेसर बिरबल साहनी। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ये कौन है? ये हैं प्रोफेसर एस आर कश्यप। कौन है? प्रोफेसर एस आर कश्यप। 27 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? ये हो जाएगा द्रुम कालानुक्रम यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, जो स्वच्छ जल फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? सरोवर विज्ञान यानी लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी इसका आंसर होगा। उसके बाद ये वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है? ये हो जाएगा डी नंबर आंसर, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक न्यूक्लियस के आधार पर किसमें तुलना की गई है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक के बीच केंद्रक के आधार पर तुलना किया गया है। विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। इसका हो जाएगा वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में वनों के विकास का अध्ययन करते हैं? इसका हो जाएगा आपको वनवर्धन। वनवर्धन हो जाएगा सिल्वीकल्चर। विषाणुओं यानी वायरस का अध्ययन करते हैं हम किसमें? तो इसका हो जाएगा वायरस विज्ञान या विषाणु विज्ञान, वीरियोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा यानी सॉइल का अध्ययन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा है बीपीएससी में। इसका आंसर हो जाएगा ए मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूछा है, एग्जाम दे के हम आए हैं। उसके बाद 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। इससे पहले भी क्वेश्चन था, जीव द्रव्य। उसके बाद सूक्ष्म जैविकी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन हम किसका करते हैं? तो इसमें हम सूक्ष्मदर्शी पादपों और जंतुओं का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब का अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की किस शाखा में कोशिका संरचना सेल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं? इसका हो जाएगा सी नंबर, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। उसके बाद है भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं? इसका हो जाएगा प्रोफेसर पी माहेश्वरी। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण अनुपस्थित होता है किसमें? हो जाएगा इसका शैवाल में भ्रूण अनुपस्थित होते हैं। औषधि प्रदान करने वाले पौधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा भेषज विज्ञान, फार्मेकोलॉजी।
क्रिप्टोगैम्स में रखे गए हैं। किसको रखे गए हैं क्रिप्टोगैम्स में? तो इसका हो जाएगा थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, तीनों को रखे गए हैं। उसके बाद निम्न किस समूह के पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक होते हैं? ये तो पता ही होगा आप लोग को। 42 का ये हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को प्लांट का उभयचर भी कहा जाता है। बीरबल शाहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। ये लखनऊ में स्थित है। उसके बाद भारत में गेहूं के काले कीट यानी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है डॉक्टर केसी मेहता। 45वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? इसका हो जाएगा प्रोफेसर M.O.P. एंगर। उसके बाद 46वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया तथा जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? वो हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्न में किसने दिया? ये कौन दिए हैं? ये दिए हैं वर्टेकर ने। और 48वां क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता आते हैं, ये आते हैं एनिमेलिया में। शोभाकारी पादपों के संवर्धन व अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पौधों में स्पंदन क्रिया द्वारा रसारोहण का होना सिद्ध किया जाता है। यह किया जाता है, ये इसको सिद्ध किसने किया? सर J.C. बोस ने, यानी जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक कौन होते हैं? तो ये होते हैं कवक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका विज्ञान, कोशिका अनुवांशिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित वैज्ञानिक कौन हैं? ये हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। उसके बाद टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? इसको हम संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, क्योंकि इसमें ही संवहनी उत्तक जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, पाए जाते हैं। और जो है टेरिडोफाइटा समूह को निम्न किसकी उपस्थिति के कारण ब्रायोफाइटा से विभेदित किया जाता है? इसका हो जाएगा संवहन उत्तक। जाइलम और फ्लोएम जो है वो संवहन उत्तक है, जो ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है और टेरिडोफाइटा में डेवलप हो जाता है, इसमें पाया जाता है। उसके बाद 55 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? ये हो जाएगा एस्चेरिचिया जीवाणु जो है वो। उसके बाद साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं, फिर भी उसे द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडोनस में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके इसके जो बीजांड हैं वो नग्न होते हैं, बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव क्रियाओं तथा कार्य का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कार्यिकी विज्ञान यानी फिजियोलॉजी। मृदा विज्ञान पेडालॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसका? इसमें अध्ययन किया जाता है मृदा का। जो इससे पहले भी क्वेश्चन था और ये पूछा भी गया है बीपीएससी में, पहले मैंने बता चुकी हूँ। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? इसको हम सामूहिक रूप से क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। एक फेनरोगैम होता है और एक क्रिप्टोगैम होता है। विटकर ने 5 जगत
वर्गीकरण जो दिया है वो किस ईस्वी में दिया है? ये दिया है उन्हें ये क्या कहते हैं 1969 में। 5 जगत वर्गीकरण में नीली, हरी शैवाल, जीवाणु तथा आर्कीबैक्टीरिया इन तीनों को किस जगत में रखा गया है? इस तीनों को पहला जो जगत है मोनेरा उसमें रखा गया है। कोशिका भित्ति सेल वॉल का अभाव किसमें होता है? इसका अभाव जो है वह अधिकांश प्रोटिस्टा में होता है। व्हिटेकर के वर्गीकरण में निम्न में किसे नहीं रखा गया है? किसे नहीं रखा गया है? तो ये हो जाएगा विषाणु को भी नहीं रखा गया है, बैक्टीरियोफाज को भी नहीं रखा गया है और वायरॉइड और फ्रांस को इसमें नहीं रखा गया है। उसके बाद 64वां नंबर क्वेश्चन है एक कोशिकीय यानी यूसेलुलर तथा आवरण विहीन नॉन जैकेट जनन अंग प्रमुख लक्षण किसका है? ये हो जाएगा थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और इसमें ये जो इसके जनन अंग जो होते हैं वो नॉन जैकेटेड होते हैं। उसके बाद निम्न में बीज विहीन संवहनीय पौधे किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है और वो है जाइलम फ्लोएम संवहनीय ऊतक पाया जाता है, लेकिन उसमें बीज विहीन संवहनीय पौधे ये इसको टेरिडोफाइटा को हम कहते हैं। उसके बाद है व्हिटेकर का वर्गीकरण निम्न में किस पर आधारित नहीं है? इसका वर्गीकरण जो है वह मुख्य रूप से संवहन ऊतक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, इसका यह आंसर होगा। उसके बाद भारत में हरित क्रांति निम्न में किस दौरान हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्वी है, इसको याद रखना होगा। ये हो जाएगा 1960। इस तरह से आपका कोशिका का परिचय जो है वो समाप्त हुआ। अब दूसरा एक्सरसाइज है वो है कोशिका संरचना और कार्य। सेल यानी स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। इसका पहला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होते हैं? इसका मुख्य अंतर जो है वो कोशिका कला अनुपस्थित, केंद्र कला अनुपस्थित, राइबोसोम उपस्थित, केंद्र कला अनुपस्थित। इसका हो जाएगा केंद्र कला अनुपस्थित। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है केंद्रक के आधार पर तुलना की जाती है। केंद्रक के आधार पर तुलना की जाती है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक को केंद्रक के आधार पर हम तुलना करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? इसमें केंद्रक कला, केंद्रिका और रिक्तिका तीनों नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। उसके बाद जीवन की भौतिक आधारशिला फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ क्या है? तो ये हो जाएगा जीवद्रव्य हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत है, क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें प्रकाश का स्रोत हम किसे बनाते हैं? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन किरण का पुंज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चक्राकार कुंडलिनी डबल हेलिक्स डीएनए जो है उसका मॉडल प्रस्तुत किसने किया था? इसका मॉडल प्रस्तुत वाटसन और क्रिक किए थे। उसके बाद राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये राइबोसोम जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, आरईआर में भी पाए जाते हैं। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? इसमें क्या कहते हैं 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन होता है? मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। बी नंबर है कोशिका 9 नंबर क्वेश्चन है कोशिका को सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा? इसको सर्वप्रथम
रॉबर्ट हुक ने देखा, जो एक मृत कोशिका में देखा था, उन्होंने कॉर्क में देखा था। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होते हैं। ये बार बार दोहराया जा रहा क्वेश्चन। इसका हो जाएगा, पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लवक या प्लास्टिड। 12 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण होता है किसमें, तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस है ये हमारे कोशिका का। 13 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए जो है वो बहुलक पॉलीमर है किसका, तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है ये। उसके बाद 70S प्रकार के राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में 70S के। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, कौन कहे इसको, इस चीज को किसने कहा, तो यह हेक्सले ने कहा। हेक्सले ने ये बात कही। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, तो इसकी खोज ट्रूजाड्रिन ने की थी। उसके बाद लवक यानी प्लास्टिड की खोज कौन किए थे, प्लास्टिड की खोज हैकल ने किया था। उसके बाद 1 मिली माइक्रोन म्यू जो है वह उसका मान क्या होता है, तो इसका मान जो है 10⁻⁻6 mm होता है। 1 माइक्रोन यानी म्यू किसके बराबर होता है, यह होता है 10⁻⁻6 m। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, यह होता है 0.0001 μm के बराबर। निम्नलिखित में से किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, इसका हो जाएगा राइबोसोम को। राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही सिर्फ देख सकते हैं, इतना सूक्ष्म होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, इसकी खोज जो है नॉल और रस्का ने की। लाइसोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की। कोशिका बाद सेल थ्योरी का विचार दिया किसने दिया था, तो ये हो जाएंगे स्लैडेन और स्वान। दोनों एक बहुत ये वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक थे और एक ये जूलॉजी के वैज्ञानिक थे। दोनों मिलकर अलग अलग दिए, फिर इसको ज्वाइन करके कोशिका का सिद्धांत बनाया गया। 25वां नंबर क्वेश्चन है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की, तो इसका खोज सिम्पर ने किया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की, ये हो जाएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, ये पॉटर ने किया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये हो जाएगा आपका मेथायोनिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मंड, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन सब कार्बोहाइड्रेट हैं। निम्नलिखित में कार्बोहाइड्रेट हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लिसरॉल जो है वसा का है। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सेलुलोज की। प्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है किसमें होता है, तो ये होता है राइबोसोम में। डीएनए का मॉडल तैयार किसने किया था, डीएनए का मॉडल तैयार वाटसन, क्रिक और विल्किंस तीनों मिलकर किए थे। इन सभी में ग्राना और एस्ट्रोमा पटलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं,
तो ये पाई जाती है हरित लवक में, जिससे प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। 70S राइबोसोम के कौन से दो उपभाग हैं? इसके दो कौन से उपभाग हैं? तो इसके दो उपभाग जो हैं वह हैं 50S और 30S। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 80S राइबोसोम के कौन से दो उपभाग हैं? इसके दो उपभाग हैं 60S और 40S। उसके बाद जीव द्रव में सॉल जेल परिवर्तन कौन सी क्रिया है? इसका हो जाएगा जैव रसायन प्रक्रिया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका एडेनिन। एडेनिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है? ये हो जाएगा यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता है? आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, यूरासोल डीएनए में, और थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। उसके बाद 41 का सी आंसर हो जाएगा आरएनए तथा डीएनए दोनों होगा। साइटोसिन पाया जाता है दोनों में। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ये हो जाएंगे जॉनसन। मैकक्लिंटॉक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था? मक्का पर किए थे मैकक्लिंटॉक ने। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस गॉल्जी काय को कहा जाता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? पुरकिंजी ने नाम दिया था। छियालीस नंबर क्वेश्चन है अववर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट है। यह है रंगहीन होता है। यह जेंथोफिल वर्णक जो है वो क्या है? पीले रंग के होते हैं जेंथोफिल। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। यह पाया जाता है हरित लवक के ग्राना में। जालिकाय की खोज किसने की? जालिकाय की खोज सी कॉल्जी ने किया था। ऑक्सीसोम पाया जाता है। यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। गुणसूत्र क्रोमोसोम नाम दिया गया है बॉल्डेयर ने नाम दिया है बॉल्डेयर ने। पर्णहरित ए जो है उसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र जो होता है वह C55H72O5N4Mg ये होता है। राइबोसोम का सामान्य व्यास क्या है? इसका सामान्य व्यास जो है वह 200 से 300 एंगस्ट्रम। पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं? पेप्टाइड बंध जो हैं वह एमिनो अम्ल के बीच में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पिगमेंट पर्णहरित में नहीं पाया जाता है? इसमें एंथोसाइनिन जो है वह नहीं पाया जाता है। केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रिका की खोज फॉन्टाना ने की थी। केंद्रिका न्यूक्लियोलस खोज फॉन्टाना ने की थी। गुणसूत्र बाद सर्वप्रथम किसने दिया? गुणसूत्र बाद सर्वप्रथम किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा बावेरी तथा सटन ने।
जंपिंग जीन की खोज किसने की? जंपिंग जीन की खोज मैकक्लिंटॉक ने की। पर क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा है पीपीएससी ने। आरएनए अनुपस्थित होता है। आरएनए अनुपस्थित होता है जीव द्रव्य कला में। निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोट नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोट नहीं है? तो ये ईस्ट हो जाएंगे जो प्रोकैरियोट नहीं होते हैं। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। यह जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। आगे है केंद्रिका का कार्य क्या है? केंद्रिका का कार्य है राइबोसोम का निर्माण करना। गोल्जिकाय है, इसका आंसर हो जाएगा जालिकाय समूह। डीएनए पाया जाता है, यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में। जेनेटिक कोड मिलते हैं, जेनेटिक कोड जो हैं वह मिलते हैं mRNA में। कोशिका का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? इसका अध्ययन हम कोशिका विज्ञान में करते हैं। उसके बाद आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम हो जाएगा इसका आंसर। जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं तो इसमें हरित लवक विघटित होकर बर्नी लवक में बदल जाते हैं। कोशिकाओं के कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोशिका द्रव्य डीएनए का होता है? ये हो जाएगा 1 से लेकर 5% तक। रिक्तिका निम्न में किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? यह टोनोप्लास्ट के द्वारा घिरी होती है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कोशिका में अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ के आवागमन का नियंत्रण। ये इसका सी होगा आंसर। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। इसकी श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त निम्न किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और एक केंद्रक में डीएनए होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। जंपिंग जीन्स किसमें मिलती है? जंपिंग जीन्स ये होता है प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों में। क्वेश्चन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो इनको आनुवांशिक कोड की खोज के लिए दिया गया था। क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड जो है वह है अर्धगुणसूत्र। क्रोमैटिड के बारे में भी एसटीईटी में पूछा गया था पिछले बार। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नील हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। मंडकण अवर्णी लवक के अलावा किसमें बनते हैं? यह हरित लवक में बनते हैं। अणुभार के बढ़ते क्रम में सबसे सही यौगिकों की व्यवस्था क्या है? तो हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए, उसके बाद आरआरएनए, उसके बाद डीएनए। एक श्रृंखला वाला डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बैक्टीरियोफाज में। ज़ैंथोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? हरित लवक व बर्नी लवक
दोनों में। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में पाए जाते हैं? अनिश्चित। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस बार क्वेश्चन ये भी पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है? इसका हो जाएगा डीएनए। डीएनए होता है जो कवर्ड नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये ऑप्शन में है हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, ये इम्पोर्टेंट है। पके हुए टमाटर की भित्ति में क्या पाए जाते हैं? तो इसमें बर्नी लवक पाए जाते हैं। किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग यानी भुजाएं समान होती है? ये हो जाएगा मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक में। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है सबसे अधिक। निम्नलिखित में से एटीपी क्या है? तो एटीपी जो है वह न्यूक्लियोटाइड है। मध्य पटलिका मिडल लेमेला के निर्माण में भाग लेता है। इसमें कैल्शियम भाग लेता है। क्रिस्टी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से थैलेकॉइड किसमें पाया जाता है? हरित लवक में थैलेकॉइड पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका जुड़ी होती है केंद्रक कला से। मंड और शर्करा, स्टार्च और शुगर दोनों होते हैं कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लियोटाइड है, यह क्या है? ये केंद्रक विहीन डीएनए है। कोशिका में कितने प्रकार के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं? इसमें 20 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं। प्रथम में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? कॉर्नबर्ग ने किया। एसिटेबुलेरिया की लगभग लंबाई क्या है? तो 10 सेंटीमीटर। एसिटेबुलेरिया एक कोशिकीय और डैश शैवाल है, एक केंद्रीय शैवाल है। राइबोसोम प्रोटीन तथा डैश के बने होते हैं। राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच होता है, इसमें फॉस्फोडाइस्टर का बंध होता है। क्रिस्टी सहायक होते हैं श्वसन के लिए। श्वसन में क्रिस्टी सहायक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? सी वंडा ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका नहीं पाई जाती है, यह जीवाणु में नहीं पाई जाती है। ये सारा यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। सिस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा रिकॉन शब्द किसने दिया? यह बेंजर ने दिया। प्रोटीन निर्माण में डीएनए से कौन सा आरएनए सूचनाएं एकत्रित करता है? एमआरएनए। सूचना है तो मैसेंजर होगा, इसलिए एमआरएनए होगा। ऑमनिक्स सेलुला ई सेलुलर कहा जाता है किसे? तो ये इसको किसने कहा? विर्कॉव ने कहा।
शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन है? सबसे मीठी शर्करा लैक्टोज है। कोशिका के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के तारक क्रिस्टल को क्या कहते हैं? इसको स्फेरोपाइड्स कहते हैं। डीएनए अणु का व्यास क्या होता है? इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। इस कारण इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख पाते हैं। स्वलयन या ऑटोलिसिस के लिए उत्तरदायी कौन होता है? इसके लिए लाइसोसोम उत्तरदायी होता है। प्रकाशीय श्वसन निम्न किस कोशिकांग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित फणक,